हेलो 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 गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। हेलो Yes, sir. हेलो। ओके ओके। आई थिंक बहुत लोग अपना अटेंडेंस मार्क कर लिए हो LMS morning, पे sir. जाके, जो बच्चे। हाँ, गुड मॉर्निंग। जो लोग हो अपना अटेंडेंस नहीं मार्क कर पाए हो, मार्क कर लो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 1 मिनट देते हैं तुम लोग को, अटेंडेंस मार्क सब लोग कर लो अपना। आई थिंक सबको हम इनरोल कर चुके हैं अपने सब्जेक्ट में, स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में। जो अभी तक नहीं हुए हो, एक बार हमको मैसेज कर देना बस व्हाट्सएप पे, क्लास के बाद ऐड कर देंगे, हम इनरोल कर देंगे। हो गया सबका? चलिए आगे। Yes, sir. sir. ओके ओके, गुड। चलो देखो, हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट हो गया था। आई थिंक 3 क्लास भी हो चुका है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है, तो उसमें स्ट्रक्चर देखे थे, एनालिसिस देखे थे, फिर स्ट्रक्चर एनालिसिस एज ए होल क्या था वो देखे थे, फिर हम लोग देखे थे स्ट्रक्चरल डिजाइन क्या होता है। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे। फिर देखे थे कि डिजाइन और एनालिसिस में क्या अंतर है।
सेकेंड क्लास में हम लोग देखे थे कि हमारा कितना टाइप का सपोर्ट होता है, हर एक सपोर्ट का क्या सिंबल होता है, हर एक सपोर्ट पे हम लोग कितने मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उस मोमेंट के रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे हमारा कितना रिएक्शन डेवलप करता है। तो आई थिंक ये सारा का सारा चीज हम कवर किए थे। फिर नेक्स्ट हम ये भी बताए थे तुम लोगों को कि हमारा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर किस किस टाइप का होता है, मतलब टाई रॉड होता है, केबल होता है, एक्सियल मेंबर होता है, बीम होता है, फ्रेम मेंबर होता है, कॉलम होता है, बीम कॉलम होता है। इनफैक्ट इन सारे के सारे स्ट्रक्चरल मेंबर में कौन कौन सा अननोन फोर्स होता है ये भी हम बता दिए थे कि कौन कौन सा मेरा अननोन फोर्स होता है। वो टाई रॉड हो, केबल हो, एक्सियल मेंबर दैट मीन्स ट्रस हो, या फिर बीम या फिर फ्रेम का मेंबर हो, कॉलम हो, बीम कॉलम, ये सारा का सारा चीज डिस्कस कर लिया। फिर बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग उसका क्या क्या हमारा रिक्वायरमेंट होता है, हमारा बेसिकली 2-3 रिक्वायरमेंट था, ये देख लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखे थे कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बाद हम डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट को डिफाइन किए थे। डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कि हमारा अगर अननोन इक्विलिब्रियम के बराबर, डिटर्मिनेट नहीं बराबर, तो हमारा इनडिटर्मिनेट। फिर हम बताए थे कि जो भी हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होता है उसको निकालने के लिए हम लोग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं। कंपैटिबिलिटी का बेसिक मीनिंग क्या था ये भी हम बता दिए थे कि हम लोग कंपैटिबिलिटी से क्या समझते हैं। कंपैटिबिलिटी के बाद ये बताए थे तुम लोग को आई थिंक कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल कब कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर अनस्टेबल कब कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो लास्ट पॉइंट हमारा था 12 को जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग इनडिटर्मिनेसी स्टार्ट कर दिए थे कि हमारा बेसिकली जो इनडिटर्मिनेसी होता है वो 2 टाइप का होता है, एक स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और एक काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। तो वहीं से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, सब लोग अच्छे से देखते जाओ। आज मेरा टारगेट है कि कम से कम हम बीम के डीएस को कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको जान जाना, मतलब आज क्लास खत्म होते होते तक हम लोग डीएस बीम का कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हम लोग को पता चल जाएगा। जैसे कि मान के चलो अभी एक एग्जांपल के तौर पे तुमको देते हैं कि तुमसे कुछ इस टाइप का बीम पूछे, इस टाइप का बीम तुमसे पूछा, सब लोग देखो, इसीलिए सब लोग चुपचाप जो भी तुम्हारा क्लास है अभी 80 मिनट का, 40-40 मिनट का, बस सुनते जाओ, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ हम पूछेंगे तो बोलना, नहीं तो बस चुपचाप सुनते जाओ। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, ये बस तुमको एक डायग्राम बना के बता रहे हैं कि तुम्हारे पास इस टाइप का सबसे कठिन टाइप का अभी तुमको बीम बना के दिखा रहे हैं। अब इस बीम में तुमसे पूछेगा कि हमको डीएस निकाल के दो, आखिर डीएस का बेसिक मीनिंग क्या है ये भी अभी इसी प्रॉब्लम से आखिर तुम लोग को थोड़ा फील आ जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। फिर मान के चलो तुमको यहाँ पे कुछ इस टाइप का एक है, फिर तुमको कुछ इस टाइप का यहाँ पे एक रोलर दे दिया, फिर यहाँ पे तुमको एक शियर रिलीज के लिए दे दिया, फिर यहाँ पे तुमको एक हिंज दे दिया, यहाँ पे दिया ए, यहाँ पे दिया बी, यहाँ पे दिया सी, यहाँ पे दिया ई डी, यहाँ पे दिया ई, यहाँ पे दिया एफ, यहाँ पे दिया जी। अब क्या करेगा देखो, ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा बीम है। अब इस बीम में तुमसे वो पूछ सकता है कि फाइंड DSE, DSI एंड DS ऑफ द एबव बीम। और ये बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, और इससे सबसे आसान प्रॉब्लम हमसे एग्जाम में पूछता है, वो गेट का एग्जाम हो, ESE का एग्जाम हो। इनफैक्ट तुम्हारा पिछले बार तुम्हारे सीनियर का कोविड के कारण यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं हो पाया था, लेकिन उससे पहले जो भी कोल्हान यूनिवर्सिटी के बच्चों का एग्जाम होता था वो लोग को स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, स्ट्रक्चर एनालिसिस 2 पढ़ना होता था। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस 1 में जो फर्स्ट वो लोग को 7 या 8 क्वेश्चन पूछता था, फर्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप का क्वेश्चन आता था, 6-7 स्ट्रक्चर दे देता था, उसमें वो लोग से पूछ देता था कि फाइंड डीएस या फिर फाइंड डीके ऑफ द गिवन बिलो फिगर्स, और 6-7 फिगर देता था और उससे डीएस या फिर डीके निकलवा लेता था।
अब डीएस या डीके हमसे निकलवाता था तो बेसिकली हमारे पास शुरू से ही बताते हैं कि 3 ही स्ट्रक्चर का निकलवा सकता है। स्ट्रक्चर बहुत टाइप का हो सकता है, स्ट्रक्चर मेरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली वो लोग हमसे 3 ही टाइप के स्ट्रक्चर का हमसे डीएस, डीएससी, डीएसआई, डीके यही निकलवाते हैं। वो होता है बीम या फिर ट्रस या फिर फ्रेम। अब बात ये है कि आखिर हमको डीएससी का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है, डीएसआई का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है और डीएस का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है। जब हमको डीएससी के बारे में पता चल जाएगा, डीएसआई के बारे में पता चल जाएगा, डीएस के बारे में पता चल जाएगा, हर एक चीज के लिए, वो या बीम हो या फ्रेम हो या फिर तुम्हारा ट्रस हो, सबके लिए हमको पता चल जाएगा तो हम किसी भी प्रॉब्लम का निकालते चले जाएंगे। और बता देते हैं कि इससे और आसान आसान ही प्रॉब्लम पूछता है। तो देखो ऐसा ही टाइप का हमसे प्रॉब्लम पूछ के हमसे ये सारा का सारा चीज निकलवाता है। तो हमारा पिछले क्लास में बता रहे थे इनडिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी में बताए थे स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी और एक बताए थे काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी। यही लास्ट पॉइंट ऑफ मेरा डिस्कशन था। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को हम डीएस से रिपोर्ट किए थे, काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को हम डीके से रिपोर्ट किए थे। तो जो वहां पे रिपोर्ट किए थे डीएस से, डीएस देखो यही मेरा डीएस आया स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का। तो अभी अब देखते हैं कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है। स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी के अंदर ही हमारा 2 टाइप का और इनडिटर्मिनेसी आता है। ये हमारा एक प्रकार का टाइप है स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी का। कौन कौन सा टाइप है? हमारा एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, जिसको कि डीएसई बोलते हैं। ई से हो गया एक्सटर्नल और एस से हो गया स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। तो इसको जो हम इंडिकेट करते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को, इसको हम लोग डीएसई से रिपोर्ट करते हैं। अब डीएसई क्या होता है इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा डीएसआई, डीएसआई आई फॉर इंटरनल, ये तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा आई है यहाँ पे आई। तो ये जो आई है इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं और डीएस जो है तुम्हारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है। तो हमारा इनफैक्ट जो हमारा यहाँ पे डीएसआई है वो हमारा इंटरनल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कहलाएगा। अब इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों को जब हम ऐड कर देते हैं, डीएससी प्लस डीएसआई जब दोनों को ऐड कर देते हैं तब जाके हमको डीएस मिल जाता है, मतलब कंप्लीट स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हमको मिल जाता है। तो हमारा प्राइम फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले हम ये देखें कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, उसके बाद हम लोग एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी दैट मींस डीएससी निकालेंगे बीम का, फिर डीएसआई निकालेंगे बीम का, फिर दोनों को जब ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हमको डीएस मिल जाएगा बीम का। तो हमको मेरा बेसिक अप्रोच ये होना चाहिए कि हमको डीएससी बीम का कैसे निकालते हैं, डीएसआई बीम का कैसे निकालते हैं। जब ये हमको पता चल जाएगा तो हम किसी भी बीम में उसको लगा देंगे। तो हमको किसी भी टाइप का बीम हो, अगर हमारा फंडा क्लियर है तो सारा का सारा टाइप का हमको बीम का हमको डीएस निकल जाएगा, डीएससी निकल जाएगा, डीएसआई निकल, ठीक है। नेक्स्ट हमको इसी तरीके से सेकंड केस में जाना होगा। सेकंड केस करने का मतलब फ्रेम में जाना होगा। फ्रेम के लिए भी हमको डीएससी देखना होगा, उसका डीएसआई देखना होगा, उसका भी हमको जब डीएससी डीएसआई निकल गया तो फिर डीएस हम फ्रेम का निकाल लेंगे। ट्रस के लिए भी हम वही करेंगे, डीएससी निकालेंगे, डीएसआई निकालेंगे ट्रस का, फिर उसको जोड़ के डीएस निकालेंगे। जब ये सारा का सारा मेरा खत्म हो जाएगा, ये तीनों का तीनों पार्ट बीम का, फ्रेम का, ट्रस का, उसके बाद हम डीके को देखेंगे, दैट मींस काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी को देखेंगे। तो वो अलग मेरा सेक्शन है, उसमें हम लोग क्या होगा उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी को। देखो क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा इनडिटर्मिनेसी है, अच्छे से सब लोग बस समझते जाओ, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ पाओगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। इसलिए जो बस बोलते जा रहे हैं उसको चुपचाप सुनते जाओ, और कहीं अगर नोट करना चाहते हो तो उसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। बाद बाकी तुम्हारा जो भी ये मटेरियल है वो 11 पे तो हम डाल ही दिए अभी तक के क्लास का, और आगे डाल, टेंशन नहीं। नेक्स्ट देखो, हमारा जो भी इनडिटर्मिनेसी है ये 2 टाइप का था, बताएं। एक था तुम्हारा स्टैटिक और एक था तुम्हारा काइनेमेटिक। अब इनडिटर्मिनेसी क्या होता है ये 50 बार बता चुके हैं, इसलिए अब इसमें हम नहीं जा सकते। नेक्स्ट, जो तुम्हारा स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो उसको हम डीएस से बोले, काइनेमेटिक को डीके से बोलते हैं। आखिर ये जो डीएस है इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? तो ये जो तुम्हारा डीएस है ये तुम्हारा, इसको ऐसे बोल सकते हैं डीएस को कि इट इज रिलेटेड टू द अननोन फोर्सेस इन द गिवन स्ट्रक्चर और मेंबर। और जो तुम्हारा डीके है इसमें हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालते हैं।
तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज रिलेटेड टू द अवेलेबल अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब जब डी के आएगा तो देख लेंगे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमको कैसे कैसे इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम को चेक करना है। अब जो डीएस है ये तुम्हारा रिलेटेड है किससे, अननोन फोर्सेस से। अब जो अननोन फोर्सेस होता है हमारे स्ट्रक्चर में, हम बस स्टैटिक का बात कर रहे हैं, हमारा जो अननोन फोर्सेस होता है स्ट्रक्चर में वो अभी हम पीछे तो बता दिए, सारा का सारा कहानी खत्म कर दिए हैं पीछे, बस अब हमको डीएसई और डीएसआई का फॉर्मूला बताना है, तुम लोग खुद बनाओगे, क्योंकि जो हम पीछे बताए टाइप ऑफ सपोर्ट उसी टाइम हम बता दिए कि हर एक सपोर्ट पे हमारा कितना अननोन फोर्सेस या फिर अननोन रिएक्शन आता है, तो हमारा काम कंप्लीट है। हम जितना टाइप का सपोर्ट था, फिक्स सपोर्ट हो, रोलर हो, हिंज हो, गाइडेड रोलर हो, वर्टिकल गाइडेड हो, हॉरिजॉन्टल गाइडेड हो, इंक्लाइंड रोलर हो, जितना भी टाइप का था सपोर्ट, लगभग सारे के सारे सपोर्ट में कितना अननोन फोर्सेस, कितना अननोन रिएक्शन आता है, ये सबको बता चुके हैं। तो वो 3 2 1 जो भी याद करना है उसको माइंड में रख सकते हो। दूसरा चीज, इनफैक्ट हम उससे एक स्टेप और आगे जाके तुम लोग को ये भी बता दिए कि हमारा किस किस टाइप का मेंबर होगा और किस किस मेंबर में कितना कितना फोर्स आएगा, तो काम कंप्लीट है। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी में हमको यही निकालना है। फिर से सुनो क्या निकालते हैं। जो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, इट इज रिलेटेड टू द अननोन फोर्सेस, ये तुम्हारा रिलेटेड है अननोन फोर्सेस से इन द गिवन स्ट्रक्चर और मेंबर, हमारे मेंबर में या फिर स्ट्रक्चर में कितना अननोन फोर्स है। तो किसी भी स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी मेंबर में अननोन फोर्स कहाँ कहाँ आता है, पता है कि अननोन फोर्स या तो सपोर्ट पे आएगा, जैसे कि देखो ये फ्रेम है, तो हमको पता है कि अननोन फोर्सेस इस मेंबर में आएगा, इस मेंबर में आएगा, इस मेंबर में आएगा, और अननोन फोर्सेस हमारा इस सपोर्ट पे आएगा, क्योंकि जो फ्रेम है वो हमारा बेसिकली समेशन है कॉलम और बीम का। कॉलम और बीम को ऐड करते गए सपोर्ट लगा दिया, ये मेरा फ्रेम हो गया। तो हमको पता है कि जो भी अननोन फोर्सेस आएगा वो हमारा यहाँ पे या तो एक्सटर्नली आएगा या फिर इंटरनली आएगा। तो जो भी एक्सटर्नली आएगा, बाहर से आएगा, वो सारा का सारा मेरा सपोर्ट देगा। जो भी इंटरनली आएगा वो सारा का सारा इसका मेंबर देगा, मतलब अपना जो इसका मेंबर फोर्स है उसके कारण यहाँ पे इंटरनल रिएक्शंस डेवलप होंगे। ठीक है, अब जो डीएस है इसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया। ये जो तुम्हारा डीएस है इसको दो पार्ट में बाइफरकेट किया गया। एक को बोलते हैं हम लोग, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि देयर आर टू टाइप ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। फर्स्ट टाइप इज एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। External static indeterminacy, it is denoted by DSE because E is abbreviation for external, and now next is internal static indeterminacy, it is denoted by DSI। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा DSE है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा DSI है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली देखो ये जो हमारा DSE है, DSE मतलब DSE आगे चले आए, DSE उसका जो टाइप था इसमें, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी। ये जो है एक्सटर्नल ई यानी एक्सटर्नल ये तुम्हारा रिलेटेड है अननोन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन से। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं DSE इट इज रिलेटेड टू unknown external support रिएक्शन। जो तुम्हारा डीएसई है ये तुम्हारा इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बस एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो तुम्हारा डीएसई है इसका रिलेशन तुम्हारे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन के साथ है। अब कैसे इसका रिलेशन है वो हम लोग आगे देखेंगे। एक पर्टिकुलर एक सेक्शन को उठाएंगे, बीम को उठाएंगे, उसका हम लोग डीएसई अप्रोच पहले बता दिए हैं कि हम बीम को उठाएंगे, उसका डीएसई फाइंड आउट करेंगे, उसका डीएसआई फाइंड आउट करेंगे, फिर एक कंप्लीट बीम जो सबसे शुरू में एक एग्जांपल लेके तुमको बताए कि इस टाइप का एक लंबा चौड़ा बीम है, इसका हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो उसका भी निकालेंगे, देखेंगे कैसे कैसे। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप था जिसको बोले डीएसई, यानी डेट मीन्स एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, तो इसको बोले डीएसई से
ये हमारा रिलेटेड होता है बस हमारे पास जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है उससे। अब मान के चलो कोई बोले कि सर एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन क्या हो सकता है? एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तुम्हारा फिक्स्ड हो सकता है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तुम्हारा हिंज हो सकता है, एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन तुम्हारा ये रोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स अगर ये बीम का हम बात करेंगे तो बीम में यहाँ पे अगर हमको डीएससी कैलकुलेट करना होगा तो डीएससी के लिए हम लोग बस ये जो हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है इसको ध्यान में रख के हमको डीएससी निकालना होगा। या फिर और एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमारे पास ये फ्रेम है तो इस फ्रेम के डीएससी को निकालने के टाइम हमको बस ये जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है इसको देखना पड़ेगा कि हाँ एक जगह भी फिक्स है, दूसरा जगह भी फिक्स है। हो सकता है और इसको आगे बढ़ा देगा, बोले यहाँ पे, तो हम फिर देखें कि अरे तीसरा जगह मेरा रोलर है। तो हमको डीएससी फाइंड आउट करने के टाइम हमको बस यही सारा का सारा जो हमारे पास एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है उन्हीं को माइंड में फीड करना होगा और उसी के बेसिस पे हमको डीएससी का कैलकुलेशन करना होगा। तो ये हमारा जितना भी हमको बताना था एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी के बारे में, हमारा बेसिक अप्रोच क्या है। बेसिक अप्रोच यही अगर एक लाइन में बोला जाए तो जो भी हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है उसको हमको देखना होता है डीएससी के टाइम में। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब जब बीम का कैलकुलेट करेंगे देख लेना, ट्रस का कैलकुलेट करेंगे देख लेना, फ्रेम का कैलकुलेट करेंगे देख लेना। बस अभी डीएससी जानना था, आगे चलते हैं हम। आगे देखे डीएसआई आई फॉर बताए ही थे, आई फॉर तुम्हारा इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, तो जो बेसिकली तुम्हारा एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है ये तुम्हारा रिलेटेड होता है जो भी अननोन इंटरनल रिएक्शंस या फिर मेंबर फोर्स होते हैं उनसे ये इसका रिलेशन होता है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, देखो इसको ऐसा हम बोल सकते हैं कि इट इज इंटरनल, आई फॉर इंटरनल, सबको पता चल गया, आई फॉर इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी का टाइप है क्योंकि डीएस है, ठीक है। इसको ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज related to unknown, क्या इंटरनल में क्या क्या हो सकता है, इट इज रिलेटेड टू अननोन इंटरनल रिएक्शंस या फिर जो इंटरनल रिएक्शन क्या देगा, हमारा जो भी मेंबर रहेगा वही इंटरनल रिएक्शन मेरा देगा। तो इसको हमको ध्यान में रखना, दो चीज बस। डीएससी हमारा जो भी एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है वो डीएससी को हमारे कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डीएसआई के कैलकुलेशन में जो भी मेरा अननोन इंटरनल रिएक्शन है या फिर मेंबर फोर्स है उसको कंसीडरेशन में हमको लेना पड़ता है। तो हम डीएससी डीएसआई क्या होता है समझ गए, डीएससी एक्सटर्नल, डीएसआई इंटरनल मेंबर फोर्स या फिर इंटरनल रिएक्शन जो कुछ भी होंगे उनको हमको देखना होगा। नेक्स्ट है हमारा कि आखिर जब ये सब हमको निकल के आ जाएगा, जब इन दोनों चीज को हम कैलकुलेट कर लेंगे तब क्या करेंगे, तब हम टोटल का टोटल अपना टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकाल लेते हैं डीएसई प्लस डीएसआई करके। तो ये हमारे पास बेसिक अप्रोच है कि हम लोग कैसे अपने डीएस को निकालते हैं। तो हमारे ये होना चाहिए अप्रोच कि हम डीएससी को फाइंड आउट करें, हमारा ये अप्रोच होना चाहिए कि हम अपने डीएसआई को फाइंड आउट करें। तो देखो हम दोनों अप्रोच बताएंगे तुमको, एक ही बार में हम डीएस कैसे निकाल लेते हैं, हम अपने बीम का एक ही बार में डीएस कैसे निकाल लेते हैं, मतलब डायरेक्ट एस्टिमेशन ऑफ डीएस को कैसे एक ही बार में फाइंड आउट करेंगे। दूसरा कि हम सबसे पहले डीएससी को कैसे फाइंड आउट करें, फिर डीएसआई को कैसे फाइंड आउट करें, फिर हम लोग इन दोनों को कैलकुलेट करके ऐड करके हम अपने डीएस को फाइंड आउट करें। तो वैसे कि हमारा ये होगा, बीम हो, फ्रेम हो, ट्रस हो, सबसे पहला कि हम लोग डायरेक्ट इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट डीएस, और दूसरा करेंगे कि डीएसई फाइंड आउट करेंगे, फिर डीएसआई फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब डीएसई प्लस डीएसआई को फाइंड आउट करके
दोनों को ऐड करके इसको अपना डीएस को रिपोर्ट कर देंगे। तो आगे चले, अब आगे चले। Yes, sir. सबको समझ में आया? यस सर। ओके ओके चलो ठीक है, तो आगे चलते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग जो है अपने जो स्ट्रक्चरल मेंबर हैं उनमें सबसे फर्स्ट जो है हमारा बीम है। तो बीम के बारे में तुम लोग को बताते हैं कि हम लोग अपने बीम का एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं और इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे निकालते हैं। तो देखते चलो सब लोग। फर्स्ट है मेरा बीम, BEAM बीम, ठीक है। अब बीम में हम लोग सबसे फर्स्ट निकाल लेते हैं कि अपना एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग जाएगा DSE ऑफ बीम। बीम का DSE कैसे फाइंड आउट करते हैं? कुछ नहीं है, खत्म हो गया, बोले और खत्म हो गया DSE ऑफ बीम। DSE ऑफ बीम निकालने के लिए हम लोग को पता है कि DSE निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले जो हमारा सपोर्ट रिएक्शन होता है उसको देखते हैं। तो देखे सपोर्ट रिएक्शन को, देखे दैट मीन्स हम देखे कि हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन था, फिक्स सपोर्ट है मान के चलो। तो हमको पता है कि जो एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है, ऐसे एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन है वो हमारा यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे हमारा 3 आएगा, ठीक है। फिर हम देखे हमारा ये एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर है, तुमको पता है 3 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, रोलर वाले सपोर्ट पे, प्रॉप वाले सपोर्ट पे तो 4 आया। तो जैसे ही हमको डीएसई बीम का निकालना पड़ेगा, तो डीएसई और बीम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन हो उसको अपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जितना इक्विलिब्रियम इक्वेशन से सब्सट्रैक्ट करेंगे अपने नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन को निकाल के, उतना हमारा डीएससी निकल के आ जाएगा। अब ये जो बात हम बोल रहे हैं उसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी इंडिकेट कर देंगे, लेकिन फिर से एक बार सुन लो क्या बोले। हम ये बोले कि हमारा कोई भी बीम होगा हम सपोर्ट देख के पहचान जाएंगे कि इस पार्टिकुलर सपोर्ट पे इतना रिएक्शन, इस पार्टिकुलर सपोर्ट पे इतना रिएक्शन, इस पार्टिकुलर सपोर्ट पे इतना रिएक्शन। जैसे कि अभी तो बस ये 2 बीम दिखा है, कोई और ऐसे हो सकता है कोई तुमसे और बड़ा सा बीम पूछ दे, यहाँ पे हिंज दे दे, यहाँ पे एक रोलर लगा दे, यहाँ पे तुमको एक और हिंज दे दे, यहाँ पे तुमको एक फिक्स कर दे। अब तुमसे पूछे कि इस पार्टिकुलर बीम का तुम डीएससी निकालो, तो डीएससी निकालने के लिए तुमको कुछ नहीं सोचना है। जैसे देखो यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है और यहाँ पे ई है। अब यहाँ पे ई पूरा का पूरा एक लंबा चौड़ा बीम है, हमको बोला कि तुम डीएससी बीम निकालो। तो जैसे ही हमको बोलेगा कि इस बीम का डीएससी निकालो, हमको कुछ नहीं देखना है, हमको बस सपोर्ट पे जाके देखना है। ए पे सपोर्ट है, बी पे है, सी पे है, डी पे है और ई पे है। और हम जाके देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई कितना कितना रिएक्शन यहाँ पे आता है, सपोर्ट कितना कितना रिएक्शन देता है। तो हमको पता है कि फिक्स 3 देता है, पीछे पता है, यहाँ पे 2 देता है, ये भी हमको पता है, यहाँ पे 1 देता है, ये भी हमको पता है, यहाँ पे 2 देता है, हमको पता है, यहाँ पे 3 देता है, हमको पता है। तो टोटल के टोटल को ऐड कर लेंगे, हमको पता चल गया 3 2 5 1 6 2 8 3 11 11 माइनस। अब ये जो तुम्हारा बीम है, इनफैक्ट बीम तुम्हारा प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब एक नया वर्ड बोल गया, क्या? प्लेनर स्ट्रक्चर। जिसको पता होगा, आई थिंक ये नया वर्ड नहीं है, इसको कितना बार हम बोल रखे हैं। इसको बोलते हैं 2D स्ट्रक्चर। प्लेनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है 2D स्ट्रक्चर। बीम हमेशा तुम्हारा 2D स्ट्रक्चर ही होगा, बीम तुम्हारा कभी भी 3D में नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि बीम के पास देखो, बीम कुछ ऐसा ही रहता है, यानी एक या तो इसका एक ये देखो, अब इस बीम को हम लोग XY फ्रेम ही बोलते हैं। क्यों? इसको हम जेड फ्रेम में नहीं बोल सकते हैं। तो ध्यान देना, बीम तुम्हारा हो सकता है कि वाई और जेड प्लेन में आ सकता है, एक्स और जेड प्लेन में आ सकता है, या अभी XY प्लेन में है। जब शुरू से हम बता रहे थे, सॉम ही पढ़ा रहे थे, तो वहां पे बताए थे बीम तुम्हारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। कहने का मतलब कि तुम्हारा हमेशा बीम 2D में ही रहेगा, या तो वो XY प्लेन में रहेगा, एक्स प्लेन में इसका लंबाई ज्यादा है, वाई प्लेन में इसका ये हाइट है, या फिर इसको विड्थ बोल दो, इसका जेड प्लेन में कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जब स्ट्रक्चर एनालिसिस में डील करेंगे तो हमारा ओरिएंटेशन चेंज हो सकता है, बीम का एक्स जेड में आ सकता है,
YZ में आ सकता है, लेकिन एनालिसिस के लिए हम लोग एक ना एक फ्रेम में इसको फिक्स करेंगे। अभी जो भी हमारा बीम का एनालिसिस होता है वो XY प्लेन में ही हम फिक्स करके रखते हैं। इनफैक्ट जो भी हमारा टेक्स्ट बुक है स्ट्रक्चर एनालिसिस का, वो भी सारा का सारा XY प्लेन में ही फिक्स करके चलता है हमारे बीम को। तो हम भी अपने बीम को XY प्लेन में ही फिक्स करके चलेंगे। तो हम यहाँ पे अपने बीम को प्लेनर स्ट्रक्चर की तरह ट्रीट कर रहे हैं, दैट मीन्स 2D में ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको 3D में दे दे, मान के चलो ऐसा नहीं है कि हम इसका एनालिसिस 3D में नहीं कर सकते, तो 3D में करने के लिए दे देगा, तो हमको पता है कि वहां पे हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 6 है। बेसिकली वो सारा का सारा एक्सेप्शन होता है कि अपने बीम को 3D में ले जाके एनालिसिस करें, और वो 3D हमारे अप्रोच से भी बाहर का चीज है। तो बेसिकली हम लोग 2D में ही एनालिसिस करते हैं अपने पूरे के पूरे बीम का, ये बात बोले। लेकिन अगर तुमसे 3D में पूछते DSC निकालने के लिए, तो DSC निकालने के लिए हम वही काम करेंगे, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन करेंगे। तो ये हमारा एक एस्पेक्ट था, मतलब इसको छोड़ो, यहाँ पे इसको कर दिए डिलीट, ये कुछ अलग से आ गया इसलिए इसको और बोल दिए। तो देखो ये हमको पता चल गया कि हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा जो सपोर्ट रिएक्शन है, ऊपर बता रहे थे ना, इसको मिटा देते, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा का पूरा जो सपोर्ट रिएक्शन है वो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। सेशन एक्सपायर कर जाए आई थिंक अगर 10 मिनट में, तो फिर से तुम लोग रिज्वाइन कर लेना। यहाँ पे 3 2 1 2 3, तो हम ऐड करेंगे 3 2 5 1 6 2 8 3 8 3 11। तो यहाँ पे जो 11 हमारा सपोर्ट रिएक्शन आ जाएगा। तो इसी सपोर्ट रिएक्शन को हम लोग अननोन फोर्स भी बोल देंगे, जो हमारा एक्सटर्नल अननोन फोर्स है। तो डीएससी में हम यही बोल रहे थे तुमको कि हम अपना डीएससी फाइंड आउट करते हैं, तो हम अपने अननोन सपोर्ट रिएक्शन से इसका रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं। अब जो रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं, या फिर जो हमारा अननोन एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन होता है, उसी से हम अपने डीएससी को फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान रखना, डीएससी हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि DSE इज इक्वल टू अननोन फोर्सेस, कौन सा, अननोन एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो DSE को देखो, ये फॉर्मूला याद करके अब रख लो, ये फॉर्मूला ही होता है तुम्हारा DSE निकालने के लिए। अननोन क्या है, अननोन एक्सटर्नल फोर्सेस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो जो तुम्हारा अननोन फोर्स है 11 आ गया, और हमको पता है कि ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है, 2D ही स्ट्रक्चर है, और 2D के केस में इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होता है, जो कि बचपन से तुम लोगों को पता है। तो 11 - 3 इज इक्वल टू 8। तो अब देखो, अब कोई भी टाइप का बीम हो, DSC निकालना कितना आसान है। तुमको जो पीछे वाला बीम मिला था, इतना लंबा चौड़ा बीम बना के दे दिया था, एक टाइप का कंटिन्यूअस बीम, यहाँ वो रोलर लगाया, इधर हिंज लगाया, इधर कुछ लगाया, इधर कुछ लगाया। तो तुमको कुछ नहीं करना है, बस तुमको हर एक सपोर्ट पे जाके देख लेना है कि यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ सपोर्ट है, ठीक है। अब बस ये है कि उन सारे के सारे सपोर्ट में कितना कितना रिएक्शन है, ये तुमको पता होना चाहिए। और इनफैक्ट ये सारा का सारा चीज भी तुमको बता दिए हैं। जितना सपोर्ट, हर एक सपोर्ट का जितना जितना रिएक्शन आएगा, हर एक रिएक्शन को तुम ऐड कर लोगे, तो एक तुमको कंप्लीट जो भी अननोन एक्सटर्नल फोर्स होगा वो तुमको पता चल जाएगा। और हमारा बेसिक इक्वेशन है DSC का कि जितना हमारे पास अननोन एक्सटर्नल फोर्स है, उनको इक्विलिब्रियम इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब उससे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो जितना हमको वैल्यू आ जाता है, वो हमको पता चल जाता है कि हमारा इतना एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है, एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है इस पार्टिकुलर बीम का। यहाँ पे हम एक बीम लिए, हमको यहाँ पे एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 8 आया। दैट मीन्स हमारे पास 8 अननोन फोर्स अभी बचे हुए हैं। इन 8 अननोन फोर्स को, हमारे पास बहुत सारा मेथड है, जो आगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का मेथड है, उन मेथड को लगा के, उन मेथड के हेल्प से हम अपने इस DSC जो 8 आया इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बेसिकली अब देखो, जो DSC 8 आया, 8 अननोन फोर्स हमको निकालना है, 8 अननोन फोर्स। इन 8 अननोन फोर्स को निकालने के लिए हमको 16 to 20 पेज लगेंगे, क्योंकि एक एक मेथड जो होता है आगे स्ट्रक्चर एनालिसिस का, वो कम से कम 1.5 से 2 पेज में जाता है। और इनफैक्ट यहाँ तो हमको 8 अननोन फोर्स निकालना है, दैट मीन्स यहाँ पे 15 से 16 पेज का हमारा ये प्रॉब्लम है।
तो जनरली जो हमारा डीएस आता है, कंप्लीट जो डीएस आता है, उसी का वैल्यू मैक्सिमम 2, 3, 4 तक हम लोग लिमिट करके रखते हैं कि इतना से ज्यादा हमारा नोन नहीं होना चाहिए। निकालने के लिए तो हमारे पास समय है, 2 दिन तक निकालते रहेंगे, लेकिन चूंकि एग्जाम है, एग्जाम में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बेसिकली हमारा जो डीएस जाता है या फिर डीके जाएगा वो 2, 3, 4 इसी रेंज में रहता है, ताकि हमारा आसानी से 5, 6, 7, 8 पेज में मैक्सिमम 20 to 30 मिनट में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली हमारा ये गेम था डीएससी बीम को निकालने के लिए। हम इसको निकाल के सीख गए। एक बार और यहाँ पे तुम लोग को लिख के बता देते हैं कि कंप्लीट हम डीएससी में क्या सीखे। तो देखो, हम देखे डीएससी इसका, बीम का, इसको क्या बोले हम इसको बोले कि डीएससी इज इक्वल टू अननोन फोर्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन ई, इसको याद कर लेना। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं डीएससी इज इक्वल टू यू माइनस अननोन फोर्स माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसको ऐसे भी बोल दिए। या फिर और क्या बताएं, और बताएं तुम लोग को कि डीएससी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो ऐसे भी किसी बुक में तुमको लिखा हुआ मिलेगा नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। किसी बुक में और अच्छा अगर उसका राइटर होगा तो लिख देगा नंबर ऑफ एक्सटर्नल सपोर्ट रिएक्शन। नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन -3 तुमको क्या बताया, 3 तुमको बता दिया इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो कंप्लीट हमारे पास जो इक्वेशन आ जाता है डीएससी इज इक्वल टू, हम लोग कर देते हैं R-3 या फिर डीएससी इज इक्वल टू कैपिटल R-3। ये किस स्ट्रक्चर के लिए है, ये तुम्हारा 2D स्ट्रक्चर के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2D और प्लेनर स्ट्रक्चर, अब 2D स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, आगे देखेंगे। 2D स्ट्रक्चर मेरा बीम भी हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है, ट्रस भी हो सकता है, ग्रिड भी हो सकता है। एक नया वर्ड बोल गया, ग्रिड। देखो ग्रिड, कोई बताओगे ग्रिड क्या होता है? GRID, ग्रिड। कोई बताओगे ग्रिड से क्या समझते हो? सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, सो कट, ठीक है। सर कटा हुआ रहता है, आपस में बॉक्स टाइप का बना हुआ रहता है पूरा। हाँ ठीक बोले उमंग। चलो ठीक है, चलो ज्वाइन करो फिर से, आई थिंक कट जाएगा। ठीक है, देखो ग्रिड के बारे में क्या बताएं। प्लेनर स्ट्रक्चर तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है, ट्रस भी हो सकता है, ग्रिड भी हो सकता है। तो आई थिंक उमंग अभी सही बता रहा था। क्या बताया उमंग? बोला कि सर हमारा जो ग्रिड होता है, ग्रिड हमसे डीएस ग्रिड का भी पूछ देता है, लेकिन इसका कुछ डिफिकल्ट है नहीं।